चैप्टर 32। मुशाशी सपना देख रहा है। वो सपने में ओशु को देखता है जो कि उसे ताकेज़ो नाम से पुकार रही है। वो ओशु के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। तभी मुशाशी की आंख खुलती है और वो अपने सामने एक बच्चे और एक व्यक्ति को पाता है। वो व्यक्ति ताकुआन है जो कि पहचान में नहीं आ रहा क्योंकि उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ चुके हैं और उस बच्चे का नाम जोतारो है। बच्चा मुशाशी से कहता है कि आराम से उठो, अभी तुम्हारे घाव भरे नहीं हैं। ताकुआन मुशाशी को बताता है कि इस बच्चे ने तुम्हारी सही से देखभाल की है। तुम 3 दिन से बेहोश थे। सिर और चेस्ट की कट से तुम्हारा खून भी बहुत बह गया था। तुम्हें इस बच्चे का धन्यवाद करना चाहिए। मियामोटो मुशाशी ताकुआन को पहचान नहीं पाता। वो ताकुआन से पूछता है कि वो कौन है और उसे उसका नाम कैसे पता। ताकुआन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ ताकेज़ो। वो अपने सर के बाल उठाकर अपना फेस सही से मुशाशी को दिखाता है। इसके बाद मुशाशी उसे पहचान लेता है। नेक्स्ट सीन में मुशाशी ताकुआन के बाल काट रहा है। ताकुआन कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स को बढ़ाने क्योटो आ ही गए। मुशाशी उसे बताता है कि उसे लगा कि यहाँ पर कई स्ट्रॉन्ग समुराई होंगे। ताकुआन कहता है कि उसे मुशाशी की बेवकूफ़ी पर यकीन नहीं होता कि उसने पूरे योशिका स्कूल को अकेले चैलेंज कर दिया। उसे लगा कि वो मैच्योर हो गया होगा। क्या उसे नहीं पता कि ज़िंदगी कितनी प्रीशियस है। यह बात सुन जोतारो कहता है कि मास्टर बेवकूफ़ नहीं है। डेंशिचिरो हारने ही वाला था और ऊपर से मास्टर ने 5 डिसाइपल्स को डिफीट कर दिया था। मुशाशी बच्चे से उसका नाम पूछता है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बताता है कि वो जोतारो है जो कि एक समुराई बनना चाहता है, एकदम उसकी तरह। मुशाशी जोतारो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि डेंशिचिरो उस फाइट में हारने ही वाला था। जोतारो कहता है कि एक शराबी जिसकी हालत बहुत बुरी थी उसने मुझे बताया। मुझे लगता है कि उसने योशिका स्कूल को जलाया है और वो ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था। वो शराबी माताहाची होता है जो कि मुशाशी को जोतारो के पास छोड़ जाता है। मुशाशी सोचता है कि क्या सही में डेंशिचिरो हारने वाला था। मुशाशी जोतारो से कहता है कि उसे वो मास्टर ना बुलाए, वो किसी को अपना डिसाइपल नहीं बनाता और वैसे ही वो क्योटो से जा रहा है। वो जोतारो का धन्यवाद करता है। वो कहता है कि वो 1 साल तक कंट्री में घूमेगा और अपनी स्वॉर्डमैनशिप को इम्प्रूव करेगा। वो डेंशिचिरो को याद करता है जो कि उसे कह रहा था कि वो मुशाशी को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखना चाहता है। मुशाशी कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो ताकुआन को बताता है कि इस वर्ल्ड में बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग हैं। ताकुआन मुशाशी से पूछता है कि क्या उसे ऐसा सोचकर डर लगता है। मुशाशी कहता है कि नहीं, ये सिर्फ उसे और प्रेरित करता है। मुशाशी आगे कहता है कि वो नारा जाएगा। जोतारो उसके साथ चलने की जिद करता है। वो कहता है कि वहाँ तो कई स्ट्रॉन्ग समुराई है जैसे कि यागेउई शिकी सुसाई और होजोइन इनेई। इनके अलावा वहाँ पर रोनिन भी होंगे। मुशाशी उसे बताता है कि इसीलिए वो वहाँ उसे नहीं ले जा सकता। अगर उसे वो वहाँ ले गया तो परेशानियाँ और बढ़ जाएगी और वैसे ही वो वहाँ मज़ा लेने नहीं जा रहा। वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। अच्छा होगा कि वो किसी और समुराई को ढूंढ ले। वो उसका मास्टर नहीं बन सकता। जोतारो मुशाशी से कहता है कि क्योटो के सारे समुराई दिखावटी हैं पर मुशाशी अनरिफाइंड है। वो उसे ही अपना मास्टर बनाएगा। अनरिफाइंड सुन मुशाशी जोतारो को छोड़ देता है। जोतारो ज़मीन पर गिरता है। मुशाशी उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जोतारो मुशाशी से कहता है कि वो समुराई बनना चाहता है। मुशाशी ताकुआन के बाल काट ही रहा होता है कि तभी ताकुआन उससे पूछता है कि वो उसे ओशु के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा। क्या वो नहीं जानना चाहता कि ओशु क्या कर रही है। मुशाशी उसे मना कर देता है। ताकुआन ओशु ओशु चिल्लाकर मुशाशी की एक्टिंग करता है। वो उसे बताता है कि नींद में वो ऐसे ही उसका नाम ले रहा था। मुशाशी शर्मिंदा हो जाता है। मुशाशी ने ताकुआन के बाल काट दिए हैं पर उसके सर के पीछे एक फनी फेस बना दिया है जिसे देखकर जोतारो हंसने लगता है। ताकुआन मुशाशी को बताता है कि ओशु ठीक है और अब वो एक सामान्य व्यक्ति के पास नौकरानी का काम कर रही है और उस व्यक्ति को ओशु से लगा हो गया है। ताकुआन मुशाशी से कहता है कि उसे लगता है कि वो ओशु से जल्दी ही मिलेगा। ऐसा सुन मुशाशी ओशु की याद में खो जाता है। तभी ताकुआन कहता है कि ग्रैनी होनीडन अब भी ओशु तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और तभी ताकुआन अपने सर के पीछे कुछ बाल नोटिस करता है। मुशाशी उसके बचे हुए बाल काटता है। ताकुआन कहता है कि उसे लगता है कि उसे उसकी दाढ़ी भी कटवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि माताहाची होनीडन के वांटेड पोस्टर जगह जगह छप गए हैं जिस पर योशिका स्कूल को जलाने का इंजाम है। उस वांटेड पोस्टर को देख एक ओल्ड वुमन रो रही है जो कि ग्रैनी होनीडन है। चैप्टर 33। मुशाशी फिर से ओशु का सपना देख रहा होता है। उसके सपने में ओशु बिना कपड़ों के दिखती है। वो जाग जाता है और सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोचता है कि ओशु उसके सपने में इसलिए आई क्योंकि वो ताकुआन से मिला। वो ओशु के बारे में सोचता है कि क्या वो सही है। वो ताकुआन की बात याद करता है और सोचता है कि ओशु किस व्यक्ति के लिए काम कर रही है। वो अपने आप को याद दिलाता है कि उसने स्वॉर्ड का रास्ता चुना है। वो ओशु के बारे में क्यों सोच रहा है। वो एक बेवकूफ़ है। नेक्स्ट सीन में यूदा योशिका स्कूल के सामने खड़ा है जो कि पूरा जल गया है। वो उस रात को याद करता है जब योशिका स्कूल जल रहा था। उस रात शिज़ुरो और गियोन तोजी वहाँ आ गए होते हैं। गियोन पूछता है कि क्या ये सब मियामोटो मुशाशी ने किया है। शिज़ुरो कुछ नहीं बोलता। वो बस वहाँ खड़ा योशिका स्कूल को जलते हुए देखता है। गियोन यूदा से पूछता है कि वो ऐसा कैसे होने दे सकता है। शिज़ुरो कहता है जो ही बचा है उसे तोड़ दो, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आग और फैल जाएगी। योशिका स्कूल के डिसाइपल्स रो रहे हैं।
योशी शिजिरो वहाँ खड़े खड़े योशी का स्कूल को जलते हुए देख रहा है। शहर में योशी का स्कूल जलने की बात फैल गई है। कुछ लोगों का मानना है कि जो हुआ सही हुआ। वैसे भी मास्टर कैंपो के बिना वो स्कूल चलने भी नहीं वाला था। शिजिरो तो वैसे भी उसे नहीं चला पाता, वो एक प्लेबॉय है। यूदा ये बात सुन रहा होता है। वो लोग उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचता है कि शिजिरो इस इंसिडेंट से क्यों इफेक्ट नहीं हुआ। उसके पिता मास्टर कैंपो की सारी यादें योशी का स्कूल के जलने से मिट गई। डिसाइपल्स स्कूल के मलबा साफ कर रहे हैं। तभी एक डिसाइपल्स कहता है कि ये देख उसे रोना आ रहा है। यूदा उसे कहता है कि वो ना रोए। क्या उसे पता है कि इंसान की ज़िंदगी में परेशानी क्यों आती है? क्योंकि वो और स्ट्रांग बन सके। डैंशिरो कहता है कि ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो और स्ट्रांग बनेगा। वो कहता है कि वो याग्यू जा रहा है। फादर के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिससे वो कुछ सीख सकता है, याग्यू शेकिशुसाई। वो यूदा से कहता है कि वो योशी का स्कूल का ख्याल रखे। वो यूदा को एक लेटर देता है और कहता है कि अगर मुशाशी वापस आए तो उसे ये लेटर दे दे। इसमें उसकी नेक्स्ट बैटल की डेट लिखी हुई है। वो अपने फादर को याद करता है और क्योटो से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में गियोन तोजी एक शॉप में है। वो मियामोटो मुसाशी के बारे में शॉप के ऑनर से पूछ रहा है। उसे पता चलता है कि वो वहीं रुका था। गियोन पूछता है कि क्या मियामोटो मुसाशी ने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहा है। ऑनर उसे बताता है कि उसने ध्यान से नहीं सुना, पर मुसाशी नारा की ओर जाने की कह रहा था। ये सुन गियोन वहाँ से चला जाता है। ऑनर वहाँ खड़े व्यक्ति को बताता है कि वो तो गियोन तोजी से डर गया था। वो आपस में बात करते हैं कि योशी का स्कूल के लोग बहुत हताश हैं। एक अजनबी रोनिन ने वहाँ पर आकर उत्पात मचा दिया और उसके बाद पूरा स्कूल जल गया। उस स्कूल ने कभी इतनी बेइज्जती सहन नहीं की थी। ये बात करके वो हंस रहे होते हैं। तभी ऑनर नोटिस करता है कि गियोन तोजी बाहर खड़े ये बात सुन रहा है। गियोन अंदर आता है और कहता है कि तुम्हें हमारी ज़िंदगी से कुछ लेना नहीं, फिर भी तुम खुश होते हो जब हमारी बेइज्जती होती है। क्या तुम इस तरह से अपनी गंदी सी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी तक किसकी मेहरबानी पर जिंदा हो? ऐसा कहते हुए गियोन तोजी उस ओनर पर अटैक करता है। उस ओनर को कुछ नहीं होता। गियोन कहता है कि तुम तो इतने गए गुजरे हो कि काटे जाने भी लायक नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि गियोन ने उसके बाल काट दिए हैं। गियोन तोजी सोचता है कि वो आज से सिर्फ योशी का स्कूल का असैसिन है, जो मुसाशी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। चैप्टर 34। गियोन तोजी नारा की ओर जा रहा है। वो मुसाशी को याद करता है कि मुसाशी भी उसी की तरह है। वो भी स्वॉर्ड के बल पर ही जीने की सोचता है। वो सोचता है कि अगर वो रास्ते के हर एक जाने माने स्कूल में गया तो वो मुसाशी को ढूंढ ही लेगा, जिसका मतलब उसे स्ट्रांग होने की ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो हंसता है और उसे लगता है कि ऐसा करने में उसे सही मज़ा आएगा। मुसाशी और दाकुआन जंगल की ओर निकल रहे हैं। जुतारो भी उनके पीछे आ रहा होता है। मुसाशी जुतारो को उनका पीछा करने को मना करता है। जुतारो कहता है कि वो उनका पीछा नहीं कर रहा, बस वो ही उनके आगे चल रहे हैं। ये सुन मुसाशी और ताकुआन वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा देख जुतारो भी उनके पीछे भागने लगता है। वो चिल्लाता है कि वो दोनों रुक जाएं, पर वो दोनों जुतारो को छोड़कर भाग जाते हैं। जुतारो यह देख रोने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो रुक जाए। मुसाशी और ताकुआन जुतारो को छोड़कर भाग गए हैं। ताकुआन मुसाशी से पूछता है कि क्या वो सही में जुतारो को छोड़ना चाहता है। मुसाशी ताकुआन को बताता है कि उसके पास खुद की परेशानियां बहुत हैं। अच्छा हुआ कि जुतारो उसके साथ ना आए। ताकुआन मुसाशी को कहता है कि बच्चे की देखभाल करना भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है। हो सकता है कि तुम उसके लिए तैयार ना हो। ताकुआन आगे कहता है कि इस इंसिडेंट से उसे मुसाशी ने जो ओसू से कहा था वो याद आ गया। नेक्स्ट सीन में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये 4 साल पहले की बात है, जब ताकुआन ने ताकेजो को मुसाशी नाम दिया था। ओशु मुसाशी को बताती है कि उसने ग्रैनी को बता दिया है कि अब वो ग्रैनी के संग नहीं रह सकती और वो इस विलेज को छोड़ने वाली है। वो कहती है कि वो ही मुसाशी के संग चलेगी। ऐसा सुन मुसाशी उसे मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसकी ट्रेनिंग में बाधा डालेगी। ओशु ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। ताकुआन मुसाशी जैसा मुंह बनाकर कहता है कि मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने महिला के साथ ट्रेनिंग की हो, और वैसे भी मेरे पास खुद की परेशानियां बहुत हैं। ताकुआन मुसाशी से बताता है कि उसने ऐसा ओशु से कहा था। वो उस समय बहुत टफ बनने की कोशिश कर रहा था। मुसाशी ओशु को याद करता है। वो ताकुआन से एक एडवाइस की पूछता है। नेक्स्ट सीन में माता हाची उस शॉप ओनर के पास आया है। वो उससे मुसाशी के बारे में पूछता है जिसे वो वहाँ छोड़ गया था। वो ओनर उसे बताता है कि मुसाशी नारा की ओर जा रहा है। वो आगे कहता है कि मुसाशी बहुत टफ इंसान है, वो किसी दिन अच्छा नाम कमाएगा। माता हाची सोचता है कि वो दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। अगर मुसाशी कर सकता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। तभी वहाँ पर क्योटो के ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जिसे देख माता हाची डर जाता है। ऑफिशियल्स उस ओनर को माता हाची का वांटेड पोस्टर देते हैं और उसे उसकी शॉप में लगाने को कहते हैं। वो ओनर ऑफिशियल्स को बताता है कि ये तो बहुत गलत हुआ। वो वांटेड पोस्टर को देखते हुए कहता है कि हो सकता है कि उसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो योशिको स्कूल से। तभी वो नोटिस करता है कि वांटेड पोस्टर में तो वही व्यक्ति है जो अभी मुसाशी के बारे में पूछ रहा था। वो माता हाची को अपने इर्द गिर्द देखता है, पर माता हाची वहाँ से भाग चुका है। माता हाची भागते हुए ओको के पास जाता है और उसे वहाँ छुपाने को कहता है। ओको कहती है कि क्या वो पागल हो गया है? अगर उसने एक क्रिमिनल को यहाँ रखा तो वो भी अरेस्ट हो जाएगी। उसे लगा कि वो उसे छोड़ चुका है, वो वापस यहाँ क्यों आ गया। माता हाची ओको से पूछता है कि क्या उसे मुसाशी याद है? जब वो 17 साल के थे तो उसने उन दोनों को सेव किया था। ये बात अकीमी बाहर से सुन रही होती है।
माता आची बताया कि मुशाशी, जिसके सारे क्योटो में चर्चे हो रहे हैं, जिसने योशिका स्कूल को अकेले ही चैलेंज किया, वो और कोई नहीं ताकेजो है। ओको ये सुन हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पर अकीमी आ जाती है। वो ताकेजो के जिंदा होने पर खुशी के मारे रो रही होती है। वहाँ मुशाशी ताकुआन से एक एडवाइस लेना चाहता है। वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा है। ताकुआन कहता है कि तो ये बात है, तुम ओशु को बुला नहीं पा रहे हो और वो तुम्हारे सपने में भी आ रही है। मुशाशी इस बात पर बहुत शर्मिंदा है। ताकुआन पूछता है कि क्या मुशाशी ओशु के बारे में बहुत सोचता है। मुशाशी उसे बताता है कि वो ओशु के बारे में हमेशा सोचता है। ताकुआन हंसता है और कहता है कि मुशाशी पहले से ज़्यादा ह्यूमन बन गया है। मुशाशी कहता है कि वो ह्यूमन के नाम पर एक कलंक है। वो उसे बताता है कि ना सिर्फ वो उसके बारे में सोचता है पर वो उसको मिस भी करता है। वो ताकुआन से पूछता है कि मोंक्स ऐसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो ऐसा क्या करते हैं। मुशाशी को यह पूछते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। ताकुआन मुशाशी को बताता है कि ऐसी स्थिति में तो वो ही मुशाशी को काट सकता है। ताकुआन पास में पड़ी दो मोटी लकड़ी उठाता है और एक मुशाशी को देता है। ताकुआन उसे कहता है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति ने तुम्हें काट दिया तो तुम कभी ओशु को नहीं देख पाओगे। चैप्टर 35। ताकुआन मुशाशी से कहता है क्यों ना एक मैच हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। मुशाशी कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं वो 17 साल का ताकेजो नहीं हूँ, मैं इस लकड़ी से भी तुम्हारी जान ले सकता हूँ। वो फाइट के लिए तैयार होते हैं। तभी ताकुआन ओशु के बारे में कुछ कहता है जिससे मुशाशी का ध्यान भटक जाता है। ताकुआन तभी मुशाशी के सिर पर उस लकड़ी से अटैक कर देता है जिससे उस लकड़ी के चीते उड़ जाते हैं। मुशाशी ये फाइट हार चुका है। ताकुआन हंस रहा है। वो मुशाशी को बताता है कि अगर ये रियल मैच होता तो वो मर चुका होता। मुशाशी कहने वाला होता कि ताकुआन ने चीटिंग की है पर वो रुक जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये फेयर फाइट थी। जीतने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए फेयर मूव था और वो इसके जाल में फंस गया। वो बहुत वीक है। मुशाशी गुस्से में वो लकड़ी फेंक देता है। ताकुआन उसे बताता है कि अच्छा था कि वो उसका अपोनेंट था और वो लकड़ी बेकार थी। मुशाशी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि उसे क्या हो गया है। उसने योशिका के कुछ डिसाइपल्स को क्या मार दिया, उसने डेंशिरो से क्या फ़ाइट कर ली, वो तो घमंडी बन गया। वो एक बेवकूफ़ है जो सिर्फ ओशु के बारे में सोचता है। वो एकदम बेकार इंसान हो गया है। ऐसा कहते हुए वो ठंडे पानी के तालाब में कूद जाता है। ताकुआन ये देख हंस रहा है और यहाँ ओको ने माता आची को कोटे से बाहर निकाल दिया है। वो उसे बताते हैं कि अगर उसने माता आची को यहाँ रखा तो वो योशिका की दुश्मन बन जाएगी और योशिका उसके कस्टमर है। वो माता आची को वहाँ से चले जाने को कहती है। ओको अकीमी को देखते हुए कहती है कि क्या वो इतने समय से मुशाशी का इंतजार कर रही थी। अकीमी मुशाशी के संग बिताए हुए लम्हे याद करती है। ओको कहती है कि ये दो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ बैड लक ही लेकर आए हैं और अब उन्हें भी क्योटो को छोड़ देना चाहिए। माता आची रास्ते में जा रहा है। वो सोचता है कि उसे सड़क पर एक कुत्ते की तरह फेंक दिया गया है। उसने क्यों ओशु को छोड़ा, कि वो क्यों ओशु के पास नहीं गया। इतना हो जाने के बाद अब उसमें ताकेजो का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। वो अपनी मदर ग्रैनी होनिडन और अंकल गोन को याद करता है। वो सोचता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वो मियामोटो विलेज वापस जाना चाहता है। वो वहाँ से अपना मुंह दबकाए निकल रहा होता है। उसके पीछे उसका वांटेड पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पर उसकी मदर ग्रैनी होनिडन रो रही है। वो कहती है कि अब उसकी फैमिली में एक क्रिमिनल बन गया है। उसने फैमिली के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अब अपने आप को मारने जा रही है। तभी पीछे से अंकल गोन ग्रैनी को पकड़ लेते हैं। वो ग्रैनी को बताते हैं कि हो सकता है कि लोगों को गलत फहमी हो गई हो। वो ग्रैनी को कहते हैं कि क्या उसे लगता है कि उनका माता हाची कभी योशिका स्कूल को जलाने की कोशिश करेगा। कुछ गलत मत सोचना, पर हम जानते हैं कि वो इतना बहादुर नहीं है। ग्रैनी सोचती है कि अंकल गोन सही कह रहे हैं। अंकल गोन कहते हैं कि सिर्फ माता हाची को एक अपराधी क्यों समझा जा रहा है। कोई उस व्यक्ति को अपराधी क्यों नहीं समझ रहा जिसने योशिका स्कूल को चैलेंज किया। क्या नाम था उसका? मियामोटो मुशाशी। ग्रैनी ये नाम को सोचती है कि क्या मियामोटो विलेज का मुशाशी। और मुशाशी को जापानीज़ में ताकेजो भी कहते हैं। ग्रैनी होनिडन और अंकल गोन समझ जाते हैं कि मियामोटो मुशाशी ताकेजो ही है। नेक्स्ट सीन में मुशाशी और ताकुआन आग के पास बैठे हैं। मुशाशी वहाँ अपने कपड़े सुखा रहा है। ताकुआन मुशाशी से कहता है कि अच्छा ये बात है कि ओशो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो कि यहाँ है भी नहीं। ऐसा है तो अगर वो तुम्हारे संग आ भी जाती तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ताकुआन उससे पूछता है कि क्या मुशाशी उससे प्यार करता है। मुशाशी कहता है कि वो अपनी स्वॉर्ड्स के प्रति समर्पित है। ताकुआन मुशाशी को बताता है कि अगर तुम उससे जितना ध्यान भटकाओगे तुम्हारा ध्यान उस पर उतना ही जाएगा। जब तुम्हारे मन ने किसी को घेर लिया है तो तुम स्वॉर्ड्स पर फोकस नहीं कर सकते और ऐसा ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे, जैसा कि अभी हुआ था। तुम ओशु का नाम सुनते ही जम गए थे। ताकुआन आगे कहता है कि इंसान सब कुछ अपने दिल में ही रखता है। अगर तुमने एक पत्ते पर मन लगाया तो तुम पेड़ को नहीं देख पाओगे और अगर तुमने एक पेड़ पर मन लगाया तो तुम जंगल को मिस कर दोगे। उसे कभी किसी चीज़ से मन नहीं लगाना चाहिए। उसे सब कुछ एक बारी में देख लेना चाहिए बिना किसी परेशानी के। इसे ही सही मायने में देखना कहते हैं। मुशाशी सोचता है कि सब कुछ देख लेना और वो भी बिना किसी परेशानी के। ताकुआन कहता है क्या वो मुशाशी को अपनी बातों से बोर तो नहीं कर रहा। चलो ओशु के बारे में बात करते हैं। और वैसे ही वो माता हाची की फियांसे थी। माता आची ने उसे छोड़ दिया। माता आची का अब उससे कुछ लेना देना नहीं। वो आगे बताता है कि ओशु याग्युई क्लैन के लिए काम करती है
वो आगे कहता है कि चाहे आदमी हो या फिर औरत, वो अपनी फीलिंग्स को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। जितना तुम उन्हें इग्नोर करोगे वो उतना ही तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी। चैप्टर 36। मुशाशी और ताकुआन के सामने दो रास्ते हैं। ताकुआन मुशाशी से कहता है कि उनका सफ़र यहीं तक था। वो याग्यू से मिलने जा रहा है। वो मुशाशी से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चलना चाहेगा या फिर वो अपने रास्ते पर चलेगा। मुशाशी अपने रास्ते पर चलना डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन होजोइन टेम्पल का है। ये एक छोटा सा टेम्पल है जो कि नारा के कोफुकोजी टेम्पल में स्थित है। वो अपने अद्भुत स्पिरिट टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है जो कि वहाँ के मॉन्क्स के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। वहाँ पर मॉन्क स्पिरिट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मुशाशी को दिखाया जाता है जो कि आँख के पास बैठकर लकड़ी छील रहा है। वो सोचता है कि जब वो 17 का था सब लोगों ने उसे इग्नोर किया और सब उसे डीमन कहते थे, पर एज अ स्वॉर्ड्समैन वो पूरी तरह स्वॉर्ड पर फोकस था और वो स्ट्रॉन्ग भी बन गया था। पर अब वो ओशो के विचारों से घिरा हुआ है। वो ताकुआन के साथ हुई कन्वर्सेशन को याद करता है। वो ताकुआन से कहता है कि ये गंदे विचार उसे स्वॉर्डमैनशिप से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ताकुआन कहता है, क्या गंदे विचार? उसका मतलब ये तो नहीं कि ओशु गंदी है। मुशाशी कहता है कि नहीं, उसके विचार गंदे हैं ओशु के लिए। ताकुआन उसे बताता है कि उसके विचार गंदे नहीं हैं, ऐसा विचार स्वाभाविक है। क्या उसे ऐसा लगता है कि ये विचार उसे असली वॉरियर बनने से रोक रहे हैं? अगर वो उन विचारों को दबाने की कोशिश करेगा तो वो आखिरकार घड़ा भरने के बाद बाहर आ ही जाएंगे और उसे और परेशान करेंगे। ताकुआन कहता है कि मुशाशी, तुम वही व्यक्ति हो जो कि अपने स्वॉर्डमैनशिप के लिए बड़े खतरनाक कदम उठाता है, और तुम वो भी हो जो मेरे साथ प्रैंक करता है, और तुम वो भी हो जो कि ओशो के बारे में सोचता है और फिर अपने आप को बुरा समझता है। ये सारे व्यक्तित्व तुम्हारे ही पहलू हैं, ये सब तुम हो। अपने आप को जानो और अपने आप को स्वीकार करो। तुम्हें इसकी भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये कहते हुए ताकुआन वहाँ से चला जाता है। मुशाशी ओशो को याद कर रहा है। वो ओशो को अपनी बाहों में पकड़ना चाहता है। अगले दिन सुबह मुशाशी अपनी पट्टी खोल देता है। वो हील हो चुका है। वो अपना मुंह पानी से धोता है। वो अपने हाथ में वुडन स्वॉर्ड लिए सुजिरो और डेंशिरो को याद करता है। वो कहता है कि वो उन दोनों को मार देगा। वो सोचता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढने की ज़रूरत है जिसे वह हराएगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो सोचता है कि वो इनविंसिबल बनेगा। जुतारो बीच रास्ते में बैठा हुआ है। वो मुशाशी की तरफ देखता है। वो कहता है कि बड़े लोगों को बच्चे को छोड़कर भागना सही नहीं है। वो रोता हुआ मुशाशी के पास आता है और उससे चिपक जाता है। मुशाशी जोतारो से पूछता है कि क्या वो रास्ता भूल गया है और क्या वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता। जोतारो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। मुशाशी कहता है कि शॉप का ऑनर जोतारो को याद कर रहा होगा, उसे उसी के पास जाना चाहिए। जोतारो रोना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उस ऑनर ने ही तो जोतारो को मुशाशी का डिसाइपल बनने को कहा था। जोतारो आगे बताता है कि वो ऑनर ही चाहता था कि वो मुशाशी का डिसाइपल बने। वो बताता है कि उसने उस शॉप ऑनर के लिए जी जान लगाकर काम किया, पर वो उस शॉप ऑनर के लिए सिर्फ एक सरदर्द था। उसके पास कोई और जगह नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। उसे इतना स्ट्रॉन्ग होना होगा कि उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े। उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और इसलिए वो मुशाशी का डिसाइपल बनना चाहता है। मुशाशी जोतारो को कहता है कि एक लड़की है जिससे वो प्यार करता है और उन दोनों के पास ही कोई घर नहीं है वापस लौटने को। पर अब वो ये समझ गया है कि वो लड़की ही है जिसके लिए वो जीना चाहता है। वो जोतारो के सर पर हाथ रखकर कहता है कि चलो दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मुशाशी कहता है कि हम होजोइन टेम्पल जा रहे हैं जहाँ पर वो उनकी फेमस स्पिरिट टेक्निक को डिफीट करेगा। चैप्टर 37। मुशाशी और जोतारो कई समय से कोफुकोजी एरिया में भटक रहे हैं। पास में ही एक मोंक खेती कर रहा होता है। जोतारो उस मोंक से रास्ता पूछने के लिए आवाज़ लगाता है। वो बूढ़ा मोंक उसे नहीं सुन पाता, जिसे देख जोतारो उस बूढ़े मोंक के पास जाने लगता है। तभी मुशाशी नोटिस करता है कि अगर जोतारो उस बूढ़े मोंक के पास गया तो वो बूढ़ा मोंक उस पर फावड़े से अटैक कर देगा और जोतारो को बचाने के चक्कर में वो फावड़ा मुशाशी में घुस जाएगा। मुशाशी जोतारो को वहाँ जाने से रोक लेता है। जोतारो पूछता है कि उसने उसे क्यों रोका। तभी जोतारो उस बूढ़े मोंक के पास जाता है और उससे होजोइन टेम्पल का रास्ता पूछता है। मुशाशी सोचता है कि जो उसे लगा वह भी क्या था। वो बूढ़ा मोंक हम पर अटैक करने ही वाला था। उसकी आंखों में खून देखा जा सकता था। क्या ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है या वो सही में अटैक करने वाला था? वो बूढ़ा मोंक मुशाशी की तरफ देखता है और कहता है कि मुशाशी की आंखों में खून देखा जा सकता है। क्या वो एक बूढ़े आदमी को जान से मारना चाहता है? तभी होजोइन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। बहुत से समुराय वहाँ फाइट करने के लिए आए हुए हैं। वो एक एक करके अजोन से फाइट कर रहे हैं। वो होजोइन टेम्पल की फेमस स्पिरिट टेक्निक को यूज़ कर रहा है। वो एक एक करके सब समुराय को हरा रहा है। वो हर एक समुराय को हराने के बाद कहता है कि उन्हें होजोइन टेम्पल के अगोन से फाइट में हारने का अवसर मिला। तभी हम वहाँ ग्योन तोजी को देखते हैं जो अगोन की लाइन उसी से कहता है कि क्या अगोन ग्योन तोजी की तलवार से कटने का अवसर पाना चाहेगा। अगोन उसकी तरफ घूरता है। ग्योन तोजी उसे बताता है कि वो उसकी लाइन को उस पर यूज़ करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बाकी बैठे हुए समुराय में मुशाशी को ढूंढता है। उसे मुशाशी कहीं नहीं दिखता। तभी ग्योन तोजी के पीछे से होजोइन टेम्पल का एक मोंक उसके कंधे पर स्प्रे रखते हुए कहता है कि उसने ज़रूर ही होजोइन टेम्पल की टेक्निक के बारे में सुना होगा और उसे पता होना चाहिए कि ये कितनी खतरनाक है।
दिखने में तो वो एक स्वॉर्डमैन लगता है, पर ऐसा तो नहीं, वो सिर्फ एक एक्टर हो। और ये कहते हुए वो मोंक गियोन तोजी का डिक पकड़ लेता है। वो कहता है कि गियोन तोजी डर के मारे काँप रहा है, जिसे सुन वहाँ के सारे मोंक हंसने लगते हैं। उन मोंक में से एक मोंक कहता है कि तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो, पर तुम्हें तुम्हारी छोटी स्वॉर्ड को भी एक्टिंग सिखानी चाहिए। अगर वो उनसे माफ़ी मांगेगा तो वो उसे जाने देंगे। गियोन तोजी कहता है कि तुम मोंक के नाम पर दब्बा हो। वो कहता है कि मास्टर सिजरो और उसे उनकी एज के कारण लोग पहचान नहीं पाते। ऐसा कहते हुए वो उस मोंक से दूर हटने के बजाय उसकी तरफ झुक जाता है। बैठे हुए समुराय को लगता है कि गियोन तोजी सही में स्ट्रांग है, वो डींगे नहीं मार रहा। तभी वह मोंक अजोन से स्पेयर मांगता है और गियोन तोजी से बैटल के लिए तैयार होता है। गियोन तोजी अपनी तलवार निकालते हुए सोचता है कि एक अच्छी बैटल उसकी बोरियत को तो ख़त्म कर ही देगी। गियोन तोजी उस मोंक से पूछता है कि क्या उसे एक वुडन स्वॉर्ड का यूज़ करना चाहिए। वो मोंक कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक वुडन स्वॉर्ड का यूज़ करे या फिर रियल स्वॉर्ड का। उनकी फ़ाइट शुरू होती है और गियोन एक ही वार में उस मोंक के डंडे समेत दोनों हाथ काट देता है। चैप्टर 38। उस मोंक के हाथ ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसने अभी भी डंडे को पकड़ रखा है। वहाँ पर सारे मोंक और फाइट के लिए आए समुराई चौक जाते हैं। अजोन और बाकी मोंक ये सब देख रहे होते हैं। गियोन तोजी उस स्पेयर को उठाता है और दूसरे समुराई को देते हुए कहता है कि अब कौन आना चाहेगा। वो मोंक गियोन से स्पेयर नहीं लेता। गियोन कहता है कि आज के लिए इतना बहुत है। वो मोंक से कहता है कि वो कल भी वहाँ आएगा। वो कहता है कि अब ये देखना होगा कि मुशाशी यहाँ आता है या फिर मैं उसके आने से पहले तुम सबको मार दूँ। वो मोंक से कहता है कि वो ये प्रार्थना करे कि मुशाशी यहाँ आ जाए। नेक्स्ट सीन में अगोन ने एक दूसरे मोंक को हरा दिया है। हारा हुआ मोंक खून में लथपथ पड़ा है। अगोन उससे कहता है कि वो वहाँ से चला जाए। ओजोइन टेम्पल में कायरो की कोई ज़रूरत नहीं है। अगोन गुस्से में है और गियोन तोजी को याद करता है। वहीं वहाँ वो ओल्ड मैन मुशाशी को बताता है कि मुशाशी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वो उसे जान से मारना चाहता है। मुशाशी कहता है कि लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई है। उसे लगा कि वो ओल्ड मैन उस फावड़े से उसे जान से मारना चाहता है, और क्या ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। ओल्ड मैन मुशाशी को ध्यान से देखते हुए कहता है कि क्या वो अब भी नहीं समझा। वो मुशाशी से उसका नाम पूछता है। वो मुशाशी को बताता है कि उसके पास कोई ढंग नहीं है। मुशाशी पूछता है कि उस ओल्ड मैन का क्या मतलब है। वो मुशाशी को बताता है कि उसका मतलब उसकी जानलेवा आंखों से था। तभी जुतारो उस ओल्ड मैन से कहता है कि वो उसके मास्टर की बेइज्जती करना बंद करे। तभी वो ओल्ड मैन जुतारो को बड़ी अजीब नज़रों से देखता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए उन्हें देखते हुए पास में थूक देता है। वो मुशाशी को बताता है कि मुशाशी ने उस ओल्ड मैन के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव किया है। वो मुशाशी को कहता है कि ये उसकी जानलेवा आंखें जिसे देखने का कोई ढंग नहीं है। वो मुशाशी से कहता है कि क्या उसे लगा कि वो उसे एक फावड़े से मारने वाला था, पर असल में वो मुशाशी की ही परछाई थी जो कि वो उस बूढ़े आदमी में देख रहा था। वो आगे कहता है कि व्यक्ति जैसा होता है वो वैसा ही दूसरों को देखता है। ओल्ड मैन कहता है कि मुशाशी सब लोगों में अपनी ही ब्लड थ्रस्ट को देखता है। ये सुन मुशाशी सोच में पड़ जाता है। ओल्ड मैन मुशाशी से पूछता है कि आज तक उसने कितने जनों को मार दिया है, कि उसने कितने भी लोगों को मारा हो, पर वो ये ना भूले कि वो लोग उसके दुश्मन नहीं थे जब तक मुशाशी ने उन्हें ज़बरदस्ती दुश्मन न बना लिया हो। वो मुशाशी को आगे कहता है कि ये उसकी ब्लड थ्रस्ट है जो कि उसके आसपास के लोगों को उसका दुश्मन बना देती है। वो मुशाशी से पूछता है कि मुशाशी और कितने लोगों को जान से मार देगा। ये ट्रू स्ट्रेंथ नहीं है, वो सिर्फ बेढंगा है जिसके पास कोई तौर तरीके नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद मुशाशी और जोतारो वहाँ से होजोइन की ओर निकल जाते हैं। जोतारो कहता है कि पता नहीं वो बूढ़ा मोंक क्या बकवास कर रहा था, उसे हमें सीधा होजोइन का रास्ता बता देना चाहिए था। पता नहीं क्या वो तौर तरीकों और बेढंगा होने की बात कर रहा था। वो मुशाशी से कहता है कि वो सिर्फ मुशाशी के गुस्सा होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो गुस्सा हो और उस बूढ़े मोंक को काट दे। तभी उन्हें एक साइन मिलता है जो कि बताता है कि होजोइन टेम्पल पास ही है। जोतारो होजोइन टेम्पल के स्पिरिट टेक्निक को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तभी मुशाशी पीछे लौटने लगता है और उस ओल्ड मैन की बात याद करता है कि लोगों को जान से मार देना ट्रू स्ट्रेंथ नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि वो ओल्ड मोंक किसके बारे में बात कर रहा था। चैप्टर 39। चैप्टर की शुरुआत होजोइन टेम्पल से होती है। गियोन तोजी से फाइट में हारा हुआ एक मोंक दूसरे मोंक को बता रहा होता है कि कैसे उसने फाइट में अपने हाथ गंवाए। वो मोंक आगे बताता है कि अगोन उससे कल फाइट करेगा। ये दूसरा मोंक इंशुन है जो कि होजोइन टेम्पल का सेकंड जनरेशन का हेड है। अगोन पास से ही जा रहा होता है, तभी इंशुन उसके कंधे पर चढ़ जाता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे गियोन तोजी से फाइट करने दे। नेक्स्ट सीन रात का है। मुशाशी होजोइन टेम्पल नहीं गया, वो उस ओल्ड मोंक के पास बैठा है। वो डिनर कर रहे हैं। मुशाशी ओल्ड मैन से कहता है कि वो ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानता, क्या वो बता सकता है कि उसका क्या मतलब था। ओल्ड मैन मुशाशी से पूछता है कि क्या मुशाशी को लगता है कि वो स्ट्रांग है। वो मुशाशी के जवाब का इंतजार करते हुए मुशाशी को घूर रहा है। मुशाशी उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और सोचता है कि उस ओल्ड मैन की नज़रें ऐसी हैं कि जैसे कि वो उसके अंदर झांक सकती है, कि वो उसे जान गई हो। मुशाशी ओल्ड मैन से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो स्ट्रांग है, वो बस अभी तक अपने दम पर जिंदा है। मुशाशी अपने पास्ट की बैटल से याद करते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कितना स्ट्रांग है, पर उसे लगता है कि वो स्ट्रांग है।
पर उसे ये भी लगता है कि कई समुराई उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी ओल्ड मोंग उसे बताता है कि वो तभी इस ट्रू स्ट्रेंथ को समझ सकता है जब वो सही में स्ट्रांग हो, और जब तक वो अपनी छोटी सी दुनिया में जीता रहेगा उसे उसका कभी पता नहीं चलेगा। ओल्ड मोंग आगे कहता है कि अगर वो समुद्र में तैर रहा है तो उसे समुद्र के विशाल होने का पता नहीं चलेगा। मुशाशी को उसकी बात समझ नहीं आती। वो कहता है कि अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो यही सही। वो धीरे धीरे करके अपना रास्ता बनाएगा और एक के बाद एक अपोनेंट को हराता हुआ ट्रूली स्ट्रांग बन जाएगा, और अब बस उसे स्ट्रांग अपोनेंट से फाइट करनी है। तभी ओल्ड मोंक खड़ा होता है और साके लेकर आता है। मुसाशी उससे कहता है कि वो कैसा मोंक है जो कि साके पी रहा है। नेक्स्ट सीन में अगोन और इंशुन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगोन इंशुन को अटैक करते हुए ग्योन तोजी के बारे में बताता है कि वो स्ट्रांग है, वो स्किलफुल स्वॉर्डमैन है। ऐसा लगता है कि वो क्योटो से आया है, और उसने बताया कि वो जब तक यहाँ आता रहेगा जब तक मियामोटो मुसाशी नाम का व्यक्ति वहाँ ना आ जाए। अगोन इंशुन पर अटैक किया जा रहा है और इंशुन उससे आसानी से डॉज कर रहा है। वो इंशुन को आगे बताता है कि उसने ये अफवाह तो सुनी ही होगी कि कैसे एक व्यक्ति ने अकेले ही पूरे योशिका स्कूल को चैलेंज कर दिया, और ये भी कि उसने योशिका स्कूल के सेकंड सन टेंशिरो योशिका को बराबर की टक्कर दी। और अफवाहों का ऐसा कहना है कि वो व्यक्ति मियामोटो मुसाशी है। अगोन इंशुन पर कई वार करता है। इन सब वारों से बचते हुए इंशुन अपना स्पेयर अगोन की गर्दन पर रख देता है। वो अगोन को बताता है कि लगता है ग्योन तोजी योशिका का असैसिन है और यहाँ मियामोटो मुसाशी को मारने आया है। वो अगोन को आगे बताता है कि जब वो बच्चा था तो मास्टर योशिका कैंपो यहाँ आए थे और उनके साथ उनका सन शिज़रो भी यहाँ आया था। शिज़रो को देखने के बाद उसे यह पता चला कि वो ही सिर्फ गॉड गिफ्टेड नहीं है। इंशुन कहता है कि एक व्यक्ति जिसने योशिका डेंशिरो को बराबरी की टक्कर दी और एक असैसिन योशिका स्कूल से, वो उन दोनों से फाइट करने के लिए बड़ा उत्सुक है। नेक्स्ट सीन में मुसाशी और ओल्ड मैन ड्रिंक कर रहे हैं जो तारो सो गया है। मुसाशी ओल्ड मैन की नकल करते हुए कहता है कि वो तभी ट्रू स्ट्रेंथ को समझ सकता है जब वो सही में स्ट्रांग हो। वो ओल्ड मैन के गाल खींचते हुए कहता है कि ऐसी बकवास तो हर कोई कर सकता है, इस बात में क्या घमंड करना। वो ओल्ड मैन उसके गाल खींचता है और कहता है कि सत्य को जानना इतना आसान नहीं। ओल्ड मैन आगे उसे कहता है कि चलो मानते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में सही में एक ऐसा समय आएगा जब तुम सही में ट्रू स्ट्रेंथ को समझ सकोगे। क्या तुम अपने आप को उस समय तक जिंदा रख पाओगे? मुसाशी अभी भी ड्रिंक कर रहा है। अब ओल्ड मैन सो गया है। सुबह हो गई है। ओल्ड मैन और जोतारो अभी भी सो रहे हैं। मुसाशी वहाँ से निकल रहा है और वो सोचता है कि वो नहीं मरेगा, वो स्ट्रांग है। तभी उसके पीछे ओल्ड मैन एक स्पीयर से अटैक करता है। वो मुसाशी को याद दिलाता है कि स्पीयर काफ़ी दूर तक पहुँच सकता है। चैप्टर 40। मुसाशी होजोइन टेम्पल की ओर निकल गया है। टेम्पल के बाहर अगोन स्पीयर से प्रैक्टिस कर रहा है। उसे चारों तरफ से ओस ने घेर रखा है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उस ओस से निकलते हुए आ रहा है। उसे लगता है कि वो ग्योन तोजी होगा, पर वो एक ऐसी ब्लडथ्रस्ट सेंस करता है जो कि रैकलेस और प्रिमिटिव है। उस ओस में से मुसाशी निकलते हुए आ रहा है। अगोन समझ जाता है कि मुसाशी एक एनिमी है। मुसाशी सोचता है कि तो ये है होजोइन की स्पीड टेक्निक। मुसाशी सीधा जाकर अगोन पर अपनी वुडन स्वॉर्ड से वार कर देता है। अगोन उसके अटैक को रोक लेता है। वो मुसाशी से कहता है कि उसे होजोइन के अगोन से डिफीट होने का अवसर मिलेगा। मुसाशी को लगा था कि अगोन इन्हें ही है, पर अगोन के अपने इंट्रोड्यूस करने पर मुसाशी को पता चला कि वो होजोइन टेम्पल का फाउंडर इन्हें ही नहीं है। मुसाशी अपने को इंट्रोड्यूस करता है। अगोन चौंक जाता है कि ये वही मुसाशी है। ये तो बहुत यंग है। वो सोचता है ओह, तो तभी इसमें इतनी ब्लड थ्रस्ट है। पर चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, पर वो रो और अनपॉलिश्ड है। अगोन मुसाशी से कहता है कि वो उसे होजोइन की स्पीड टेक्निक दिखाएगा। मुसाशी उस ओल्ड मैन की बात याद करता है कि क्या वो अपने आप को तब तक जिंदा रख पाएगा। मुसाशी भी अगोन से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अगोन मुसाशी पर स्पीड से अटैक करता है। मुसाशी उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है, पर ब्लॉक करते हुए वहाँ गिर रहा होता है। इतने में अगोन फिर से मुसाशी पर अटैक करता है। वो अटैक से मुसाशी बाल बाल बच पाता है। अगोन मुसाशी पर फिर से अटैक करता है। वो उस अटैक से भी अपने आप को बचा लेता है। मुसाशी अपने स्वॉर्ड्स को उठाता है। वो सोचता है कि अगोन के स्पीयर में तो बहुत पावर है। ऐसा लगता है कि वो बहुत मोटी लकड़ी से वार कर रहा हो। मुसाशी सोचता है कि उसे ये फाइट जीतनी होगी। तभी वो ओल्ड मैन की बात याद करता है कि स्पीयर की बहुत बहुत ज़्यादा है, उसे अगोन के पास जाना होगा, और अगर वो ऐसा करने में सफल रहा तो वो जीत जाएगा। तभी अगोन मुसाशी पर वार करता है। मुसाशी उसे स्वॉर्ड से डॉच करता है, पर उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अगोन फिर से वार करता है, जो मुसाशी के कंधे को चीरता हुआ निकल जाता है। मुसाशी उस स्पीयर को पकड़ लेता है और अगोन के मुंह पर एक पंच मारता है। उसके एक पंच से अगोन के नाक और मुंह से खून बहने लगता है। तभी मुसाशी उसी के स्पीयर से उसके सर पर अटैक करता है। उस स्पीयर के दो टुकड़े हो जाते हैं और अगोन ज़मीन पर गिर जाता है। मुसाशी सोचता है कि जब उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट गई तो अगोन लापरवाह हो गया था। वो ये बात याद रखेगा ताकि वो आगे ऐसी गलती कभी ना करे। मुसाशी ये सोच ही रहा होता है कि वो जीत गया। इतने में ही वो उस ओस में से किसी के ताली बजाने की आवाज़ सुनता है। वह वहाँ देखता है, वहाँ ग्योन तोजी बैठा होता है जो कि अगोन और मुसाशी की फाइट देख रहा था। और इसी के साथ ये वॉल्यूम ख़त्म होती है।